हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर और साथ ही फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, अगर आपको ये चैनल समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट। ये टर्म आती कहां से है? तो जब किसी न्यूक्लियस के अंदर नॉन स्फेरिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब ये टर्म क्या होती है? अराइज होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट है ये हमें न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताएगा। न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, ओवलेट होगी या फिर प्रोलेट इसकी शेप होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स प्रॉपर्टी अराइज ड्यू टू नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अराइज होती है जब किसी न्यूक्लियस के अंदर नॉन स्फेरिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई न्यूक्लियस हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है तो वहां पे ना ही तो डाइपोल मोमेंट होता और ना ही वहां पे कोई क्वार्टर पोल मोमेंट होता। तो ए न्यूक्लियस ऑफ स्फेरिकल शेप नाइदर डाइपोल मोमेंट और नॉर क्वार्टर पोल मोमेंट। तो कोई मान लिया हमने कोई न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो उस स्फेरिकल न्यूक्लियस में ना ही कोई डाइपोल मोमेंट होगा और ना ही वहां पे कोई क्वार्टर पोल मोमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट कम्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट की जो टर्म है वो किसके कारण अराइज होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अराइज होती है। सो इट कैन डिफाइन शेप ऑफ न्यूक्लियस। जो हमें न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताएगी, न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होगी या प्रोलेट होगी या फिर ओवलेट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमने मान लिया हमारे पास एक नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई है। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई है जिसका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के ऊपर मान लिया और इसका जो चार्ज है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो हमने चार्ज यहां पे मान लिया, ये किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने यहां पे चार्ज मान लिया। और इस न्यूक्लियस से बाहर हमने कोई एक पॉइंट पी मान लिया, यहां पे हमने मान लिया ये एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट के ऊपर हमने निकालना है कि कितना पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूं। हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास एक नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई है जिसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? ओरिजिन के ऊपर है। ये हमने बोल दिया ओ, ठीक है। और हमने मान लिया जो चार्ज है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो चार्ज हमने कहां पे मान लिया? यहां पे मान लिया। और हमें किसी भी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, हमने यहां पे एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट के ऊपर जो कि न्यूक्लियस से आउटसाइड है, न्यूक्लियस से बाहर है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो हमने इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने यहां का आर कैप। और ये जो ई है, जो चार्ज हमने माना है जो ओरिजिन पे नहीं है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने यहां पे मान लिया, ये हमने बोल दिया आर डैश, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है चार्ज से और पॉइंट पी के बीच की, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर डैश, आर माइनस आर डैश, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या मानी है हमने? आर्क। और ओ से ई जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस क्या मानी है? आर डैश मानी है। तो इस ई से पी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? आर माइनस आर डैश हो जाएगी। अब हमें इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो हमने ये पॉइंट कैसे लिखेंगे? इन नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई अज्यूम दैट सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन। तो हमने एक नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई लिया है जिसका सेंटर ऑफ मास है वो किसके ऊपर है? ओरिजिन के ऊपर है। एंड सेंटर चार्ज इज नॉट द ओरिजिन, और इसका जो चार्ज है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी सिचुएटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो हमने एक पॉइंट पी लिया है जो न्यूक्लियस से आउटसाइड है, तो उसके ऊपर हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल क्या है हमारे पास? पोटेंशियल को लिखते हैं हम वी ऑफ आर से, तो यहां से निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ई क्या है? हमने इस न्यूक्लियस का यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना ले रखा है हमने? यहाँ पे ई चार्ज ले रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? पोटेंशियल निकाल लिया। ई इस न्यूक्लियस का चार्ज है और पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर माइनस आर डैश है। अब ये जो आर माइनस आर डैश है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो हमने यहाँ पे लिखा आर माइनस आर डैश, इसको हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसकी जो टोटल पावर है उसको क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर माइनस 2r आर डैश कोस थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा, अब इस पी पॉइंट के बीच में हमने यहां पे एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, इसलिए ये कोस थीटा वाली टर्म यहां पे अराइज हुई है।
तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये थीटा हमने बता दिया, ये जो आर और आर डैश के बीच का ये हमने एंगल मान लिया। अब ये वाली जो टर्म है आर माइनस आर डैश, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली और ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ई एज इट इज, और आर माइनस आर डैश की जगह हम ये टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे और इस टोटल की पावर यहाँ पे हाफ। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इस टर्म के अंदर से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है तो इसके डिवाइड में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में आर स्क्वायर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और हाँ बस यही रहेगा। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे इसकी पावर 1/2, अगर मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो मैं इस टर्म को उठा के ऊपर लेके चला जाऊंगा तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम इस टर्म को बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम इसका एक स्टेप और होगा, इस टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद ये वाली टर्म एज इट इज और इसको एक्सपेंड करने के बाद ये यहीं पे रख देंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म रिप्रेजेंट करिए सिंगल चार्ज का कितना पोटेंशियल है या उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट टर्म, ये वाली जो टर्म है E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कितना है या फिर उस सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेकंड टर्म ये चीज रिप्रेजेंट करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, केस 1 की, अगर हमारे पास क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अगर क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो हमारे पास शेप कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप होगी या स्फेरिकल शेप होगी। अगर स्फेरिकल शेप होगी तो हम बोल सकते हैं एक्स में भी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वाई में भी वैल्यू उतनी ही रहेगी और जेड के अंदर भी इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू जब 0 है तो स्फेरिकल शेप रहेगी और उसका डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर क्यू ग्रेटर देन है 0 से तो हमारे पास न्यूक्लियस की जो शेप है वो कैसी शेप हो जाएगी, प्रोलेट शेप हो जाएगी। और प्रोलेट शेप को हम ऐसे बनाते हैं। और व्हेन 2 आउट ऑफ 3 प्रिंसिपल एक्सिस आर इक्वल, थर्ड जो ये हमने इसके अंदर 3 एक्सिस मान लिए, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ये जो सेकंड और थर्ड जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, जो थर्ड एक्सिस है वो क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड केस की, जब क्यू की वैल्यू 0 से कम है तो न्यूक्लियस की जो शेप है वो हमारे पास क्या होगी, ओवलेट शेप होगी। और ओवलेट शेप को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास ओवलेट शेप हो जाएगी। अब ये सब निकालते कैसे हैं, जब क्यू इक्वल टू 0 हो तो स्फेरिकल शेप होगी, क्यू जब 0 से बड़ा है तो प्रोलेट शेप होगी, और जब 0 से छोटा है तो ओवलेट शेप होगी। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो ऑफ आर 3xi xj माइनस आर स्क्वेयर डेल आई जे और ब्रैकेट क्लोज और डी टाउ। अब रो ऑफ आर ये वाली टर्म क्या बताएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बारे में बताएगी। ये वाली जो टर्म है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बारे में बताएगी। और ये वाली जो टर्म है वो क्वाड्रपोल मोमेंट ऑपरेटर के बारे में बताएगी। और यहाँ पे जो आई और जे है, ये जो आई और जे है, आई और जे अलग अलग किस लिए है, क्योंकि क्वाड्रपोल मोमेंट सेकंड रेंज का टेंसर क्वांटिटी होता है, इसलिए आई और जे हमने यहाँ पे अलग अलग लिए हैं। और यहाँ पे एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें हम Q11 Q12 Q13 ऐसे करके 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। और यहाँ पे जो फाइनल टर्म आ जाएगी Q33, ये आ जाएगा Q32 और ये Q31 सेम एज इट इज Q21, ऐसे करके हम इसको एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये वाली टर्म ये निकालने के लिए इसकी शेप ओवलेट होगी या प्रोलेट होगी, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये वाली क्वांटिटी को जब हम सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को, जब वो फॉर्मूला हमें मिलता है वो होता है 3z² माइनस आर स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम सोल्व करें, स्फेरिकल शेप के लिए अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे। और क्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वेयर को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3z² माइनस इक्वल टू उस तरफ जाएगा, इस तरफ माइनस का, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा आर स्क्वेयर। और आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और जब ये आर स्क्वायर की ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 जेड स्क्वायर। अब ये एक जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी उतना ही रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी उतना ही रहेगा और जेड डायरेक्शन में भी उतना ही रहेगा। जब हम यहाँ पे फिर इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में भी उतना ही होगा, वाई में भी उतना ही होगा, जेड में भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे शेप कैसी आ जाएगी, हमारे पास स्फेरिकल शेप आ जाएगी। हम सेकंड केस की अगर बात करें, जो प्रोलेट शेप है, प्रोलेट शेप की बात करें तो यहाँ पे जो क्याऊ है हमने लिखा था 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, क्याऊ ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा किसे, आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह हम फिर से यही लिख सकते हैं, फिर से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा 3 जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसकी हेल्प से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कैसी शेप आ जाएगी, प्रोलेट शेप आ जाएगी, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन कौन सी है, ये वाली ओबलेट वाली कंडीशन। अगर ओबलेट वाली कंडीशन करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा किसे, आर स्क्वायर से। और फिर आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास शेप कैसी आ जाएगी, ओबलेट शेप आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर आपको समझ आया तो आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।